हेलो, नमस्कार। विनय क्लासेज श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री राम यादव पुनः आपके बीच राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मौजूद हूँ। तो दोस्तों, जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अभी तक हमने राजस्थान को 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में इनको विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जैसे बातें कर ली थी कि राजस्थान को 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आता है वो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके पश्चात जो बातें हमने की थी वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र बनता है आपका ये आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान। तो 4 भाग में राजस्थान को बांटा गया था। तो यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके पश्चात ये अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है उसको पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अभी तक हमने जो जानकारी हासिल की थी वो भौतिक प्रदेशों में हासिल की थी। 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। तो 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आता है राजस्थान का वो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे नवीन क्षेत्र आता है वो भी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे प्राचीन क्षेत्र आपका अरावली का क्षेत्र आता है। तो हम जो अपने बिंदु में रखेंगे प्रथम भौतिक प्रदेश में वो रखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है और एग्जामों में लगभग सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से रहती है। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो क्षेत्र है वो थार के मरुस्थल का भाग है, और जो थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है भारत और पाकिस्तान में। तो इस मरुस्थल का जो विस्तार हुआ है वो तैतीस सागर की तलहटी में हुआ है। तो जैसे आपको बताया था कि जो क्षेत्र था ये क्षेत्र तैतीस सागर की जगह बना है, और बनने की जो क्रियाएं मैंने बताई थी कालक्रम के अनुसार, जिसमें बताया था कि क्रियाएं प्रारंभ हुई थी आपकी जुरेसिक काल से प्लोस्टोसिन काल, सिन काल, इन कालक्रमों के मध्य यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार हुआ है। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ थी जिनमें हमने जैसे चर्चा की थी सिंधु की सहायक नदियाँ या इंडो ब्रह्मा नदियों के द्वारा ये क्षेत्र बनाया गया, और यहाँ पर बहने वाली प्राचीन नदी सरस्वती नदी। तो हमारा जो मूल बिंदु रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो हिस्सा मैंने बताया ये हिस्सा है थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल की स्थिति भारत और पाकिस्तान है। इसके अलावा बताएं कि थार का मरुस्थल भारत के कौन कौन से राज्यों में स्थित है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले यहाँ पर आपको जानकारी रखनी है कि इस जो मरुस्थल का विस्तार है ये राजस्थान के अलावा राजस्थान के उत्तर पश्चिम स्थित, यहाँ पर जैसे बात करें पंजाब, इसके अलावा यहाँ पर गुजरात, और जो नवीन मरुस्थलीय राज्य है वो हरियाणा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि थार का मरुस्थल भारत के कुल कितने राज्यों में है, तो इसका आंसर होगा 4। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बात करें स्थित है 2 राष्ट्रों में, जिसमें पाकिस्तान और भारत। थार का मरुस्थल कौन से मरुस्थल का अग्रभाग है, तो ये अफ्रीका का जो ग्रेट पेलिया आर्कटिक ग्रेट पेलिया आर्कटिक सहारा का मरुस्थल है।
का मरुस्थल का अग्रभाग है और ये मरुस्थल पश्चिमी हवाओं के द्वारा अरब क्षेत्र होते हुए हमारे राजस्थान और राजस्थान में अरावली के पश्चिम तक फैला हुआ है और विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधताएं कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा आपका थार का मरुस्थल। तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल यह बनता आपका थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है या विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल भी कौन सा है, तो यह मरुस्थल होता है थार का मरुस्थल। तो दोस्तों आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, तो उसका आंसर होगा थार। और सर्वाधिक घना बसा या सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। तो हमारे जो थार का मरुस्थल या राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के लगभग 61% भाग पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है ये राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका 61%। कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे है, 61% भाग पर स्थित है। इसके अलावा इसका वर्ग किमी में जो क्षेत्रफल होगा पूरे क्षेत्र का वो होगा 2,09,000 वर्ग किमी। इसके अलावा कुल मरुस्थल यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे आता है, तो इसका वर्ग किलोमीटर होगा 1,75,000 वर्ग किमी। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 2,09,000 वर्ग किमी। या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि थार का मरुस्थल कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका 1,75,000 वर्ग किमी। या राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, 61% भाग पर स्थित है। तो इसके अलावा बात करें इस क्षेत्र में जनसंख्या, तो यहां पर जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है। जनसंख्या का परसेंट आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामों में। राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। इसके अलावा आप बात करें इस क्षेत्र से जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है वर्षा का। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 50 सेमी। 20 से 50 सेमी यहाँ पर कुल वर्षा होती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तापमान से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो यहाँ पर जो तापमान है वो अधिकतम गर्मियों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में। इसके अलावा सर्दियों में माइनस का जो तापमान होता है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है तापमान से भी, यानी कि थार के मरुस्थल का अधिकतम तापमान कितना है, तो तापमान है में आपका आंसर होना चाहिए 49 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर प्लस में, और माइनस में जो तापमान होता है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है वो मिट्टी से, इसकी विशेषताओं में। तो मिट्टी बलुई रेतीली मृदा का विस्तार यहाँ पर सर्वाधिक है। और इसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर वनस्पति, तो वनस्पति तत्व से क्वेश्चन आ सकता है। तो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद प्रकार या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। मरुद्भिद या जीरोफाइट प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो हम जो बातें कर रहे थे थार के मरुस्थल की विशेषताओं से या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं से, इसमें हमने बातें चर्चा की
इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है, 61% है राजस्थान के कुल में। वर्ग किमी क्षेत्रफल इसका 2,09,000 और थार का मरुस्थल कुल कितने वर्ग किमी क्षेत्र पे फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किमी। बात करें जनसंख्या की तो यहाँ पर जनसंख्या 40% यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा वर्षा होती है यहाँ पर 20 से 50 सेमी। तापमान यहाँ पर है अधिकतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा बात करें मिट्टी की तो मिट्टी यहाँ पर है बलुई रेतीली मृदा पाई जाती है। और वनस्पति तत्व यहाँ पर मरुद्भिद या जीरोफाइट जिसमें कटीली झाड़ियाँ, इसके अलावा बबूल, कीकर, नागफनी, रोहिड़ा, आदि वृक्ष। इसके अलावा यहाँ पर घासें जिसमें सेवण, धामण, करड़, मुरड़, तरडगम आदि प्रकार की यहाँ पर घास पाई जाती है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली घास, तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है। सेवण घास एक महत्वपूर्ण घास है और विश्नोई जो लोग हैं इस सेवण घास को लिल्लोन भी कहा के नाम से भी जानते हैं। तो पौष्टिक आहार युक्त घास सेवण ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इसके अलावा जो घास है धामण घास, तो धामण घास का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा कार्यों में किया जाता है, या इसका जो मूल नाम है वो जयंती विद्या के नाम से भी जानी जाती है। तो इन घासों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को या थार के मरुस्थल को विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम आगे बात करेंगे विशेषताओं से आगे। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको बनावट व संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और इन स्थलाकृतियों में जैसे बात करें तो 1 नंबर पे आता है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। उसके पश्चात बात करेंगे, दूसरा क्षेत्र आएगा चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल। इसके पश्चात आता है तीसरा पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल। इसके अलावा 4 नंबर पे होगा लघु मरुस्थल। तो इस मरुस्थल में 4 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करें 4 प्रकार की स्थलाकृतियों में, तो महान मरुस्थल का जो विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसका नाम जैसे बताया था रेड क्लिफ लाइन, तो महान मरुस्थल का विस्तार है यहाँ पर गंगानगर से प्रारंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे, और यह फैला हुआ है बाड़मेर तक, जिसमें विशाल बड़े बड़े बालू का टीले स्थित है। तो इस महान मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर है और यहाँ पर बालू का टीले हैं बड़े बड़े, जिनको जैसलमेर में स्थानीय भाषा में धरियन के नाम से जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है कि बड़े बड़े बालू का टीले हैं उनको जैसलमेर में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर इनको बोलेंगे धरियन। जैसलमेर में धरियन। इसके अलावा राजस्थान की साहित्यिक भाषा में इनको धोरे बोला जाता है। धोरे, आधरती, धोरारी। तो साहित्यिक भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाषा, इसमें बालू के टीले को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, धोरे।
तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोहरे जैसलमेर में इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? धरियन। जैसलमेर को धरियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आगे बात करें सहारा में, सहारा के मरुस्थल में इनको बोलते हैं इर्ग। क्या रेतीले मरुस्थल को सहारा के मरुस्थल में क्या बोला जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात की अभी महान मरुस्थल। तो महान मरुस्थल का जो विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे जिसमें गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर, इन जिलों में महान मरुस्थल का विस्तार है। उसके पश्चात बात करें हमें दूसरा आता है चट्टानी मरुस्थल। तो मरुस्थल के अंदर स्थित बड़ी बड़ी चट्टानें चट्टानी मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। तो चट्टानी मरुस्थल का जो विस्तार की बात करें हमें, जैसे इस मरुस्थल में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में यहाँ पर सबसे पहले रहते हैं यहाँ पर जैसे सिक्कर है। सिक्कर में जैसे हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, तो हर्ष की पहाड़ियाँ भी चट्टानी मरुस्थल के रूप में स्थित है। यहाँ पर बात करें झुंझुनू में लोहारगल, ये भी चट्टानी मरुस्थल की के रूप में स्थित है। नागौर में बात करें कुचामन की पहाड़ियाँ, कुचामन की पहाड़ियाँ, तो ये भी चट्टानी मरुस्थल के रूप में स्थित है। यहाँ पर बात करें जैसलमेर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर इधर जालोर की तरफ बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ, ये जो सभी प्रकार की पहाड़ियाँ हैं चट्टानों के रूप में स्थित है। तो ये चट्टानी मरुस्थल का उदाहरण होगी। इसके अलावा बात करें हम चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम्मादा किसे कहते हैं? हम्मादा, हम्मादा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना से चट्टानी मरुस्थल को सहारा के मरुस्थल में हम्मादा कहा जाता है। जिस प्रकार रेतीले मरुस्थल को सहारा में इर्ग कहते हैं, उसी प्रकार चट्टानी मरुस्थल को वहाँ पर हम्मादा के नाम से जाना जाता है। इससे आगे बात करें, अगली जो संरचना है यहाँ पर पथरीला मरुस्थल, वह मरुस्थल जिसमें रेत के साथ साथ कंकड़ पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो वो पथरीला मरुस्थल कहलाता है। तो पथरीला मरुस्थल का जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा, जैसे बात करें यहाँ पर स्थिति बनेगी जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पथरीले मरुस्थल के रूप में स्थित है। इस क्षेत्र में टारिशियरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें, और इन अवसादी चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो जूरेसिक कालीन वनस्पतियों से, जूरेसिक कालीन वनस्पतियों से यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये जो चट्टानें हैं उसको हम पथरीला मरुस्थल के रूप में लेते हैं। और ये जो क्षेत्र स्थित है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें जोधपुर का क्षेत्र फलौदी, इधर जैसलमेर में पोखरण का क्षेत्र, और यहाँ पर बाड़मेर में गुड्डामालानी क्षेत्र का जो मध्यवर्ती भाग है वो पथरीले मरुस्थल के रूप में स्थित है। तो यहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल है उसको सहारा के मरुस्थल में रेग या शिटर के रूप में संबोधित किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लें, रेग या शिटर किसे कहते हैं? रेग या शिटर, रेग या शिटर। तो पथरीले मरुस्थल को रेग या शिटर के नाम से जाना जाता है सहारा के मरुस्थल में। और सहारा का मरुस्थल जैसे बताया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके पश्चात इसकी जो 4 नंबर की संरचना है इस पर बात करें तो ये आता है लघु मरुस्थल। तो महान मरुस्थल के पूरब में लघु मरुस्थल का विस्तार होगा। तो महान मरुस्थल की स्थिति यहाँ पर बनती है। उसके पश्चात ये आता है पथरीला मरुस्थल, और पथरीला मरुस्थल है उससे आगे
यानी कि महान और पथरीला मरुस्थल के पूरब में जो मरुस्थल स्थित होगा उसको बोलेंगे लघु मरुस्थल। अब लघु मरुस्थल की जो स्थिति बनती है वो कच्छ के रण से, और कच्छ का रण जो स्थित है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर गुजरात में, वहाँ से ये प्रारंभ होता है और इसका जो विस्तार आएगा वो आता है बीकानेर तक। तो यहाँ पर लघु मरुस्थल स्थित है, और लघु मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा बनाती है वो बनाती है 40 सेमी समवर्षा रेखा। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लघु मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो उसका आंसर होगा 40 सेमी, और लघु मरुस्थल का जो विस्तार होगा वो होगा कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक। तो इस प्रकार अभी तक हमने मरुस्थल को बनावट व संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग पड़ा अभी तक महान मरुस्थल, जहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं। इन टीलों को स्थानीय भाषा में टीबड़े या जैसलमेर में धरियन के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक भाषा में इनको धोरी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सहारा के मरुस्थल में इनको इर्गे के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात दूसरा रूप मैंने बताया जैसे चट्टानी मरुस्थल, तो चट्टानी मरुस्थल को सहारा के मरुस्थल में हम्मादा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं हर्ष की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ की पहाड़ियाँ जो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा कुचामन की पहाड़ियाँ, जैसलमेर की पहाड़ियाँ और यहाँ पर चप्पन की पहाड़ियाँ। तो ये पूरा क्षेत्र किस रूप में स्थित है, चट्टानी मरुस्थल में। उसके पश्चात तीसरा पार्ट हमने पढ़ा है पथरीला मरुस्थल। तो पथरीले मरुस्थल को सहारा के मरुस्थल में रेग या सिटर के नाम से जाना जाता है, और इस मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के सीमावर्ती भाग पर। उसके पश्चात अगला मरुस्थल हमने जो पढ़ा वो पढ़ा लघु मरुस्थल। तो लघु मरुस्थल का विस्तार कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक है, और इसकी जो पूर्वी सीमा बनाता है वो 40 सेमी समवर्षा रेखा। तो अभी तक हमने जो जानकारी हासिल की है संरचना के आधार पर। आगे हम बात करें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो होते हैं 25 सेमी समवर्षा रेखा। इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको, इस पूरे क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 20 से 50 सेमी। तो 20 से 50 सेमी के मध्य जो समवर्षा रेखा आती है 25 सेमी 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। तो इसमें चर्चा करते हैं 2 भाग कौन कौन से। तो देखिए इसमें 2 भाग आपका 25 सेमी समवर्षा के द्वारा निर्धारित होगा। 25 सेमी समवर्षा रेखा, इसमें एक मरुस्थल को बोलेंगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, और शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होगी वो होगी 20 से 25 सेमी 20 से 25 सेमी। दूसरा मरुस्थल होगा अर्ध शुष्क, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो होती है 25 से 50 सेमी तक। तो इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है 25 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा। और आज के वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल से, जहाँ पर वर्षा होगी 20 से 25 सेमी। तो इस क्षेत्र को हम मानचित्र पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा था ये बनता आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है।
और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हम बात करेंगे इस क्षेत्र की, तो जैसे बताया क्षेत्रफल है यहाँ पर 61% और यहाँ के जो जिले हैं उनकी संख्या बनती है 12 + 1 = 13। तो देखिए 12 मुख्यतः मरुस्थलीय जिले आते हैं, इसके अलावा सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इन जिलों के बारे में सबसे पहले चर्चा करें तो इसमें आने वाले जिले जैसे यहाँ पर बनता है गंगानगर, गंगानगर के पास में यहाँ पर है हनुमानगढ़ है, इसी के पास में यहाँ पर है चूरू, यहाँ पर जैसे बात करें हमें झुंझुनू की स्थिति आती है, यहाँ पर जो जिला आता है आपका सीकर की स्थिति, यहाँ पर अरावली का विस्तार आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जिला आएगा आपका बीकानेर और बीकानेर के पास में यहाँ पर है जैसलमेर, इसके अलावा बाड़मेर, यहाँ पर है जैसे बात करें जालौर, यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आता है नागौर, इनके पास में यहाँ पर है जोधपुर और यहाँ पर जो जिला बनेगा आपका पाली। तो इन जिलों की कुल संख्या हो जाएगी आपकी 12 मुख्य जिलों में, जिसमें गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, इसके अलावा चूरू और यहाँ पर झुंझुनू, इसके अलावा सीकर, यहाँ पर नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, इसके अलावा जैसलमेर और 12 पे यहाँ पर जिला है बीकानेर। यहाँ पर जो ये स्थिति बच रही है कुछ भाग और ये स्थिति बच रही है आपकी सिरोही की। तो सिरोही जिले का जो ये भाग है उत्तरी पश्चिम भाग, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या हो जाती है 13। तो जिलों की संख्या आपको याद रखनी है। इससे आगे बात करें हमें 25 सेमी समवर्षा रेखा के आधार पर, तो 25 सेमी समवर्षा रेखा जो गुजरती है वो मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर ये तो इस प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है 25 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा। तो यहाँ का जो ये क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और ये क्षेत्र जो बना है आपका वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल में जैसे बातें की वर्षा की, तो शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होती है 20 से 25 सेमी। और इस क्षेत्र में आने वाले जो जिले हैं जिनमें जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, इसके अलावा बाड़मेर का ये क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा 20 से 25 सेमी होती है और सर्वाधिक राजस्थान में शुष्कता देखने को मिलेगी। इसके पश्चात बात करेंगे ये जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होगी 25 से 50 सेमी तक। और इस क्षेत्र में आने वाले जिलों में जैसे गंगानगर हो गया, यहाँ पर है हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही का पश्चिम भाग व कुछ भाग बाड़मेर व जोधपुर के। तो इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा है। तो इसमें आज का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र यहाँ पर बनता है और शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा रेतीला शुष्क मरुस्थल, या इसको बोल सकते हैं बालू का स्तूपों युक्त क्षेत्र। और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में हम राजस्थान के महान मरुस्थल को शामिल कर सकते हैं, महान मरुस्थल। उसके पश्चात दूसरा क्षेत्र होगा इसका, वो होगा
बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र, और इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं पथरीले मरुस्थल को, पथरीला मरुस्थल, जहां पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। तो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र होगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें हम बात करें कि राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र या इस क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत बालू का स्तूप युक्त है और एक है बालू का स्तूप मुक्त। तो मुक्त में जो आपका आंसर होगा वो होगा 41.50। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 41.50% और युक्त में हो जाएगा 58.50%। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में। और ये जो शुष्क मरुस्थल है ये कितने, इस मरुस्थल का कुल कितना प्रतिशत भाग घेरता है, तो ये कुल भाग घेरता है मरुस्थल का 31%, लगभग 31% भाग पर स्थित है। और इसमें भी बालू का स्तूप युक्त 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50%। तो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोनों। तो हमें इसमें अपना जो चैप्टर लेंगे पहला बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और इसमें जैसे बड़े बड़े टीले हैं और टीलों की जो बनावट व संरचना है उनके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हमने बातें की अभी तक कि जो महान मरुस्थल हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर राजस्थान में बड़े बड़े बालू का स्तूप स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप की। तो दोस्तों बालू का स्तूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनमें एक होता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और दूसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो जैसे बताया मैंने अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और दूसरा बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ। तो दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है, कहाँ सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, इसकी विशेषता है कि इस प्रकार के बालू का स्तूप मुख्यतः हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। जैसे कोई बालू का टीला है इस प्रकार और इस क्षेत्र से हवा चल रही है तो ये बालू का टीला है, हवा के समानांतर यहाँ से अपना स्थान प्रयुक्त करके यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। यानी कि हवा की दिशा के समान जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के कौन से भाग में इनका सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलेगा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान के सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। और दक्षिण पश्चिम भाग के जो जिले यहाँ पर जैसे बाड़मेर है, कुछ भाग जैसलमेर के हैं, यहाँ पर जालौर और कुछ भाग जोधपुर। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाला बालू का स्तूप सर्वाधिक कौन सा होगा या कौन से बालू का स्तूप की आकृतियाँ सर्वाधिक होगी, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की। उसके पश्चात दूसरा है अनुप्रस्थ यानी कि हवा की दिशा के समकोण पर या विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो दोस्तों जैसे बात करें हवा की विपरीत दिशा में, तो
इस क्षेत्र से जब हवा चले और इसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर इस आकृति के रूप में जो बालूका स्तूप का निर्माण होता है उसको अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहा जाता है। और हमारे थार के मरुस्थल में सर्वाधिक इसी प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। और ये जो बालूका स्तूप की आकृति बनती है वो बनती है बरखान। बरखान बरखान जो बालूका स्तूप है थार का मरुस्थल का प्रमुख बालूका स्तूप है। और ये बालूका स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है, शिक्कर, चूरू, झुंझुनू। तो इसका आंसर आपसे पूछ लिया जाए कि बरखान या अनुप्रस्थ बालूका स्तूप सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान या उत्तरी पूर्वी मरुस्थल। उत्तरी पूर्वी मरुस्थल में किस प्रकार के बालूका स्तूप की आकृतियां पाई जाती हैं, तो इसमें अनुप्रस्थ बालूका स्तूप या बरखान प्रकार का बालूका स्तूप। अब उत्तरी पूर्वी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके जिले जिसमें शिक्कर, झुंझुनू, चूरू। तो चूरू इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है चूरू का भालेरी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है चूरू का भालेरी सर्वाधिक कौन से बालूका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा भालेरी। और यहाँ पर बरखान की आकृति पाई जाती है। और थार के मरुस्थल की प्रमुख विशेषता जो बालूका स्तूप है वो बरखान ही है। बरखान बालूका स्तूप लगभग 20 से 25 मीटर ऊंचे हैं। ऊंचाई इनकी होती है 20 से 25 मीटर। इसके अलावा ये 100 से 200 मीटर लंबे भी होते हैं, 100 से 200 मीटर लंबे। और बरखान जो बालूका स्तूप है वो सर्वाधिक स्थान परिवर्तित करने वाला या स्थान बदलने वाला बालूका स्तूप है। और सबसे विनाशकारी बालूका स्तूप भी कौन सा है, बरखान बालूका स्तूप। तो बरखान में आकृति अर्धचंद्राकार, इसके अलावा एक होता है सीप, सीप बालूका स्तूप। तो सीप में जहाज की आकृति का बालूका स्तूप होगा और जहाज की आकृति लगभग इस प्रकार की। तो ये जो सीप प्रकार का बालूका स्तूप है या सीप बालूका स्तूप है, ये भी कौन से बालूका स्तूप में आता है, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप में आता है। और इस सीप की जो आकृति होगी वो जहाज के समान होगी और इसका एक सिरा आगे की तरफ निकला होता है। बरखान में दोनों सिरे बाहर की तरफ निकले होते हैं। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार जैसी होती है और सीप की आकृति जहाज के समान है। विशेषतः सीप प्रकार का बालूका स्तूप सर्वाधिक सहारा के मरुस्थल में देखने को मिलेगा, सहारा के मरुस्थल में। तो यहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप और दूसरा अनुप्रस्थ। तो और अनुप्रस्थ में जो सबसे मुख्य उदाहरण है वो बरखान का है और बरखान की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। सर्वाधिक ये देखने को मिलेगा उत्तरी पूर्वी मरुस्थल में। और यहाँ के जिले जिसमें शिक्कर, चूरू, झुंझुनू व कुछ भाग बीकानेर और चूरू का भालेरी इसके लिए प्रसिद्ध है। और इस बरखान की जो ऊंचाई होती है 20 से 25 मीटर और ये लंबाई में होता है 100 से 200 मीटर। तो इनके अलावा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में महत्वपूर्ण है उसमें आता है तारा बालूका स्तूप। तो तारा यानी कि स्टार जैसी आकृति का बालूका स्तूप, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तारा बालूका स्तूप। तो तारा बालूका स्तूप है, इसकी आकृति जैसे स्टार के समान बनेगी। तो इस बालूका स्तूप का जो निर्माण होता है वो होता है अनेक दिशाओं से आने वाली हवाओं के द्वारा। और तारा बालूका स्तूप हमारे राजस्थान के या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि तारा बालूका स्तूप मरुस्थल के कौन से भाग पे पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और ये सर्वाधिक देखने को मिलेगा गंगानगर,
गंगानगर, और गंगानगर का जो स्थान है सूरतगढ़, सूरतगढ़। इसके अलावा ये देखने को मिलेगा जैसलमेर, और जैसलमेर के दो स्थान है मोहनगढ़ व पोखरण, मोहनगढ़ व पोखरण में किस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे? तो आंसर होगा तारा बालू का स्तूप। तो अभी तक हमने जो बालू का स्तूप की आकृति देखी है, इसमें उदाहरण देखे हैं। एक तो शिप प्रकार का बालू का स्तूप सर्वाधिक मिलेगा सहारा में, इसकी आकृति जहाज के समान होगी। थार के मरुस्थल का प्रमुख बालू का स्तूप है बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान से जो क्वेश्चन बताया मैंने कि सबसे गतिशील व सबसे विनाशकारी बालू का स्तूप कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए इसका बरखान बालू का स्तूप। इसके अलावा अन्य बालू का स्तूपों की बात करें या बालू का टीलों की बात करें, जिसमें आता है पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी कि पैर की आकृति या महिला के बाल में जो पिन डालते हैं, हेयर पिन जिसको बोलते हैं, उसकी आकृति के सम्मान का बालू का स्तूप। और इस बालू का स्तूप की जो विशेषता है, ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में, जिलों में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में। तो इसका आंसर होना चाहिए पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके अलावा आता है स्क्रोप या काफिस, स्क्रोप या काफिस प्रकार का बालू का स्तूप। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप की जो आकृतियां बनती हैं, वो बनती हैं मरुस्थलीय प्रदेश में कटीली झाड़ियों के समीप, कटीली झाड़ियों या मृत पशु कंकाल, मृत पशु कंकाल के पास में जो बालू का स्तूप की आकृति बनती है, वो बनती है स्क्रोव या कापिस। इसके अलावा बात करें आगे, तो अगला बालू का स्तूप आता है अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप। अब अवरोधी बालू का स्तूप है, इससे स्पष्ट होता है कि वे बालू का स्तूप जो किसी अवरोध के कारण निर्मित होते हो, जिसमें इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। जैसे अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं पुष्कर, तो पुष्कर अजमेर में। किस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे? अवरोधी। इसके अलावा हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, शिखर, यहाँ पर किस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे? अवरोधी। इनके अलावा कुचामन की पहाड़ियाँ, या बिचुन की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के समीप किस प्रकार के बालू का स्तूप की आकृति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा अवरोधी बालू का स्तूप। अगला बालू का स्तूप आता है, वो आता है नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप नवीन मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल का मार्च हो रहा है या मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। तो आपको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं। और मरुस्थल का मार्च से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपकी क्वेश्चन आए भी हैं कि मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं, यानी कि मरुस्थल का जो आगे प्रसार होता है उसे मरुस्थल का मार्च के नाम से जाना जाता है। तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप हैं, वो किस नाम से जाने जाएंगे? नेटवर्क। जैसे राजस्थान में जो सर्वाधिक मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आगे हरियाणा की तरफ हिसार आदि क्षेत्र में मरुस्थल का प्रसार हुआ है। और हमारे राजस्थान का जो 12वां मरुस्थलीय जिला घोषित किया गया था 2008 में, वो हनुमानगढ़ था। और जो राज्य है नवीन राज्य मरुस्थल का, वो हरियाणा है। इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि थार का मरुस्थल है वो भारत के कुल 4 राज्यों में, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। इसके अलावा नवीन जो राज्य जोड़ा गया है वो हरियाणा। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाला बालू का स्तूप है वो नेटवर्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनुमानगढ़ व हरियाणा के हिसार जिले में
पाए जाने वाला बालू का स्तूप किस नाम से जाना जाएगा? तो उसका आंसर होगा नेटवर्क बालू का स्तूप। तो इस प्रकार पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख बालू का स्तूप है। तो जो हमने क्षेत्र देखा है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में अनेक बालू का स्तूप के उदाहरण जैसे मैंने बताए, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान किसका उदाहरण है, सीप किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हवा की कौन सी दिशा में बनते हैं या समकोण पे कौन से बनते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे आगे हम बात करें, जैसे दो बालू का स्तूप होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। दो बालू का स्तूप के मध्य जो कच्चा रास्ता होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलेंगे गारो। ये भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आपका। दो बालू का स्तूप के मध्य जो कच्चा स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गारो। तो यहाँ पर है बालू का स्तूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था और इसका जो प्रतिशत मैंने बताया 58.50% और मुक्त का क्षेत्र 41.50%। तो अब चर्चा करेंगे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। बालू का स्तूप मुक्त, अब जैसे बातें की अभी, राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र प्रतिशत 41.50%। इस क्षेत्र का विस्तार, यहां पर बात करें जैसलमेर, जैसलमेर के पास में यहाँ पर है बाड़मेर और यहाँ पर है सीमावर्ती है जोधपुर। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों का विस्तार है, अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानें किसके द्वारा निर्मित हैं? तो ये प्राचीन वनस्पति, प्राचीन वनस्पति। और इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां मैंने बताया तो कालक्रम के अनुसार आएगा टर्शियरी कालीन, टर्शियरी कालीन वनस्पतियों के द्वारा यहाँ पर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। और इन अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है चूना पत्थर, अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक यहाँ पर है चूना पत्थर, इसके अलावा बलुआ पत्थर। तो देखिए दोस्तों, चूना जो होता है इसमें सर्वाधिक भूगर्भीय जल भंडार पाए जाते हैं। और जैसे आपने चूना देखा भी होगा, चूना सर्वाधिक जल का संग्रहण करता है या अवशोषण करता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें, टर्शियरी कालीन चट्टानें, ये चट्टानें सर्वाधिक खनिज तेल के भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, तेल, प्राकृतिक गैस व भूगर्भीय जल भंडार, भूगर्भीय जल भंडार इनमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है जिसमें बात करेंगे जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र, और ये क्षेत्र सर्वाधिक खनिज तेल के प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जैसे गुड्डामालनी है, बायतू क्षेत्र बाड़मेर का, जहाँ पर सर्वाधिक राजस्थान का खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा भूगर्भीय जलपट्टी, और भूगर्भीय जल भंडार के रूप में जो भूगर्भीय जलपट्टी है जिसको हम बोलेंगे लाटी श्री क्षेत्र, लाटी श्रीज क्षेत्र। तो लाटी श्री क्षेत्र की स्थिति जैसलमेर में,
क्वेश्चन पूछ लें, लाटीश्री क्षेत्र कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में ये स्थित है, या भूगर्भीय जलभंडार के लिए प्रसिद्ध है। और इस लाटीश्री क्षेत्र में जो चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदन नलकूप को थार का गड्ढा कहा जाता है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मीठा जल निकाला जाता है। तो लाटीश्री क्षेत्र का विस्तार है जैसलमेर में मोहनगढ़ व पोखरण के मध्य। तो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य जो लाटीश्री क्षेत्र है भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में स्थित है, उसमें जो चांदन नलकूप है उसे थार का गड्ढा कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर और बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो ये पूरा क्षेत्र है वो आता बालू का स्तूप है मुक्त क्षेत्र में, जहाँ पर टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में सर्वाधिक इसकी मात्रा देखने को मिलेगी चूना पत्थर। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष भी देखने को मिलेंगे, और प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष, और ये अवशेष चट्टानों के रूप में स्थित है, जिसको आकलवुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क, वुड पार्क। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो स्थित है वो जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर और बाड़मेर में जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है, उसके अंदर ये चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें टर्शियरी कालीन वनस्पतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा भी गया बार बार एग्जामों में, आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होना चाहिए जैसलमेर में, हमारा राष्ट्रीय मरुद्यान में इसका विस्तार है स्थित है। तो मैंने जो अभी तक जो जानकारी हासिल की है वो बालू का स्तूपों युक्त क्षेत्र और एक है बालू का स्तूपों मुक्त क्षेत्र, और इस क्षेत्र को नाम दिया गया है शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में भी चर्चा कर चुके हैं। अनेक प्रकार के यहाँ पर घास पाए जाते हैं, जिसमें सेवण, धामण, करड़, मुरड। इसके अलावा यहाँ पर पेड़ पौधों में कटीली झाड़ियाँ हैं, और कटीली झाड़ियों के अलावा यहाँ पर जैसे रोहिड़ा है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प भी है। इसके अलावा खेजड़ी है, खेजड़ी राजस्थान की राज्य वृक्ष है, या राजस्थान का इसके कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में पढ़ा है बालू का शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल से बनने वाली प्रमुख जो पारिभाषिक शब्दावलियों के क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हमारा चैप्टर होगा रन या टाट। शुष्क मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें पहला रन या टाट। देखिए दोस्तों, रन या टाट किससे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, और एक आध उदाहरण इससे पूछ भी लिए जाते हैं। तो रन या टाट एक अस्थायी झील जो मरुस्थलीय प्रदेश में निर्मित होती है वर्षा के समय, और कुछ दिनों पश्चात ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या दलदली क्षेत्र में बदल जाती है। तो इसे रन या टाट के नाम से जाना जाता है। तो रन या टाट जो सर्वाधिक देखने को मिलेंगे हमें जैसलमेर में, और जैसलमेर के प्रमुख रण क्षेत्र है जिसमें कन्नौड, बाकरी, लवा, पोखरण, ब्रह्मसर आदि ये रन या टाट क्षेत्र जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान में रन या टाट का जो क्षेत्र मिलेगा वो जैसलमेर। उसके पश्चात जोधपुर में सबसे बड़ा
रन या टाट क्षेत्र बाप स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में कि जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा रन या टाट क्षेत्र कौन सा है? बाप। इसके अलावा बाड़मेर में थोप। बाड़मेर का जो रन क्षेत्र है वो थोप है। तो यहाँ पर रन या टाट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आगे बात करें, अगला आता पलाया। पलाया किसे कहा जाता है? तो पलाया एक प्रकार की झील है। पलाया क्या है? एक प्रकार की झील। ये आपका आंसर होना चाहिए। पलाया क्या है? एक प्रकार की झील है जो नाभिकीय क्रिया द्वारा निर्मित होती है। और पलाया झील सर्वाधिक देखने को मिलेंगी जैसलमेर। जैसलमेर। इसके अलावा राजस्थान में जो सबसे बड़ी पलाया झील का उदाहरण है जिसमें सांबर। सांबर एक किस प्रकार की झील है? पलाया झील का उदाहरण है। कहाँ पर स्थित है? ये 3 जिलों में स्थित है, जिसमें आते हैं जयपुर, इसके अलावा कुछ भाग अजमेर और नागौर का। तो प्रशासनिक दृष्टि से सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। उसके आगे बात करें हमें बजादा। तो बजादा जो आकृति हैं, बजादा, ये आकृतियां कहाँ पे निर्मित होती हैं? तो पहाड़ों की तलहटी में वर्षा का जल इकट्ठा होने से, वर्षा का जल इकट्ठा होने से जो अस्थायी झील बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तो बोलेंगे बजादा। और नाभिकीय क्रिया द्वारा जो निर्मित झील होगी उसको कहेंगे पलाया। तो महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन हैं। इसके अलावा हम बात करें, जैसे राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली झील पलाया कहलाती है। इसके अलावा हमारा जो भारत का तट है उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। भारत का पश्चिमी तट है, इस पर पाई जाने वाली झील कयाल या लैंगूर, और सर्वाधिक लैंगूर है वो पूर्वी तट पे पाए जाते हैं। तो सांबर से जो क्वेश्चन बनता है सांबर झील से, सांबर एक किस प्रकार की झील है? तो सांबर एक लैंगूर भी है जिसमें सर्वाधिक दलदल पाया जाता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके पश्चात हमने बातें की बजादा की। तो बजादा पहाड़ों की तलहटी में वर्षा का जल इकट्ठा होने से अस्थायी जो झीलों का निर्माण होता है उसको बजादा के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात बात करें हमें बालसन। बालसन। तो देखिए दोस्तों, बालसन ये भी एक प्रकार की झील है और इस झील का निर्माण जो पथरीला मरुस्थल होता है वहाँ पर इसका निर्माण होता है, या चट्टानी या पथरीले मरुस्थल में जो गड्ढे होते हैं उसमें वर्षा का जल इकट्ठा होने से निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उदाहरण आपका आंसर होना चाहिए बालसन। उसके पश्चात आगे बात करें हम, वो आता है खड़ीन। खड़ीन क्या है? और खड़ीन से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए। तो खड़ीन किसका प्रकार है? तो मुख्यतः ये सिंचाई का प्रकार है, सिंचाई। और सिंचाई विशेषतः जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वर्षा के समय ढलानयुक्त भूमि पर मेड़ बनाकर वर्षा का जल संचय किया जाता है, और उसके पश्चात जो सिंचाई की जाती है उस जल से, उसको कहा जाता है खड़ीन। इसके अलावा खड़ीन दूसरा है एक कृषि का प्रकार, कृषि का प्रकार भी है। यदि ऑप्शन में सिंचाई का प्रकार न मिले तो हम कर सकते हैं कृषि का प्रकार, उसे भी क्या कहते हैं? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खड़ीन, सर्वाधिक एग्जाम में पूछा गया है। उसके पश्चात हम बात करें आगोर। आगोर क्या है? तो आगोर टांका,
का प्रकार है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का जल संचय करके घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे आगोर या टांका के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात बात करें नाडी। नाडी एक छोटी कुई का रूप भी है और नाडी एक विशेषताएं मरुस्थलीय प्रदेशों में पशुओं को पानी पिलाने के लिए गांवों के बाहर बनाए गए छोटे छोटे तालाबों को भी नाडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, नाडी किसे कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में गांवों के बाहर पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाए गए छोटे छोटे तालाब नाडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पोखर या तालाब, पोखर या तालाब, इस पर बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में मीठा जल है, वर्षा का जल सिंचित करने के लिए बनाए गए तालाब, उसको पोखर के नाम से भी जाना जाता है। और इस पोखर या तालाब में जो दलदली मिट्टी बसती है उसको मरहो के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मरहो। तो मरहो एक उपजाऊ मिट्टी होती है और ये उपजाऊ मिट्टी पोखर या तालाब या इसके अलावा रन या टाट क्षेत्र में पाई जाती है। रन या टाट में पाई जाने वाली दलदली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो इसका आंसर होगा मरहो। तो अभी तक जो हमने बातें की है वो बातें की है मरुस्थलीय प्रदेश की पारिभाषिक शब्दावली से। इसके अलावा इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो एक विशेला सर्प की प्रजाति है उसको पीवणा कहा जाता है। पीवणा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीवणा किसे कहते हैं या पीवणा क्या है? तो पीवणा एक सर्प की प्रजाति है जो हवा में जहर छोड़ता है, जिससे सोते हुए व्यक्ति की श्वास लेने पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर पीवणा से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये शुष्क मरुस्थल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इस चैप्टर को अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।